स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट वीडियो है विद एन इंटरेक्शन विद द रैंक होल्डर ऑफ द लास्ट नवंबर 16 अटेम्प्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो अराउंड 7 रैंक होल्डर अब रिपोर्ट कर चुके हैं टोटल की। वी हैव गॉट 7 रैंक होल्डर सो फार, अब तक का जितना स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया है। लेकिन आउट ऑफ दैट स्टूडेंट्स 2 रैंक होल्डर्स हैव स्टूड आउट। जो मैं चाहता हूँ कि अल्टीमेटली आपको उनके सामने रखूँ, उनका अनुभव क्या रहा पूरे प्रोसेस में, और कितने टफ सर्कमस्टांसेस होने के बावजूद भी हाउ दे हैव ओवरकम दोज पर्टिकुलर सिचुएशन विच वाज पोस्ट बिफोर देम। तो वही चीज़ को लेकर स्टूडेंट, दे आर 2 CAs इन दिस नवंबर 16 अटेम्प्ट जो रैंक मेरिट लिस्ट में आए हैं। एक है स्टूडेंट्स जोधपुर के उमेश जैन, ही इज़ 29th रैंक होल्डर। अब ये सबसे बताने में ये होगी कि ही इज़ द यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया एज वेल एज द रैंक होल्डर। यंगेस्ट है स्टूडेंट्स, आप गेस नहीं कर पाएंगे। इनकी एज है एज ऑफ डेट 19 ईयर्स, 19 साल के हैं उमेश जैन। तो उमेश जैन, इनफैक्ट आप लोग बहुत क्यूरियस होंगे उनको देखने के लिए। सो लेट मी इंट्रोड्यूस उमेश। अब उमेश इज़ द वन, 19 ईयर्स हैं ये। अब ये स्टूडेंट्स, इनके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता दूं। ये जोधपुर में थे, इनकी स्कूलिंग सब जोधपुर में ही हुई है, और मुंबई में वो CA फाइनल के लिए आए थे और आर्टिकलशिप भी मुंबई में उन्होंने की है, और प्लस उन्होंने कोचिंग फिर उन्होंने मुंबई से ली है। अब स्टूडेंट्स, इनका थोड़ा सफ़र है जो मैं इंटरेक्शन करूँगा इनके साथ, और वो भी अपना कुछ पॉइंट्स रखेंगे। ऐसा मैं रखूँगा ताकि सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिनका पहला अटेम्प्ट होगा, या जो स्टूडेंट्स नहीं कर पाए ये पर्टिकुलर अटेम्प्ट में, तो आप उमेश की तरफ से भी अपनी गाइडेंस जो देंगे उसको देखें और इम्प्लीमेंट करें। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। उमेश, आप मुझे बताओ पहले, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। अच्छा उमेश, पहले बताओ कि 19 ईयर्स में CA फाइनल तक क्लियर करना, आपको चलो रैंक आया, लेकिन 19 ईयर्स में ये कैसे पॉसिबल हुआ है? अगर मैं ग्रेजुएशन भी अगर ले लूँ तो 16 अल्टीमेटली हो जाते हैं। 15 ईयर्स तो ग्रेजुएशन के हो गए, 15 वो हो गया, तो अब CA फाइनल में ये कैसे पॉसिबल हो गया? एक्चुअली मेरा स्कूलिंग में मैं फर्स्ट और सेकंड जो हम क्लास करते हैं वो मैंने जम कर दी थी। तो मैं डायरेक्टली आई सेट इन 3rd क्लास, तो उसकी वजह से मेरे 2 साल वहाँ पे बच गए। और उसके बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सभी CPT IPSC फाइनल के लेवल क्लियर किए, तो इसकी वजह से अभी मैं 19 ईयर्स में CA बन चुका हूँ। अच्छा, ये है कि आपका अभी ये जो पॉइंट है, रैंक आपको CA फाइनल में फर्स्ट टाइम है कि आपका CPT पूरा रैंक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड क्या था? नहीं, एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से ही बहुत एवरेज स्टूडेंट था। मैंने कभी ज़्यादा रैंक ऑल इंडिया बेसिस पे पहली बार ही रैंक आया है मेरा CA फाइनल में। अच्छा। तो ये मोटिवेशन ही मुझे ऐसा है कि जैसे CPT में मेरे ठीक मार्क्स थे, IPSC में थोड़े और बेटर हुए, तो मैंने सोचा इसको बेटर से एकदम परफेक्ट लेवल पे लाने के लिए फिर मेहनत करके और फर्स्ट बार मैं लेके आया हूँ ऑल इंडिया बेसिस पे रैंक। वेरी गुड, दैट्स फेनोमेनल, आई विल से। अच्छा, और एक पर्टिकुलर पॉइंट जो पहले मैं बिफोर आई गेट इनटू द CA एस्पेक्ट, ये बताएं कि लाइक राजस्थान से हो, तो लाइक योर स्कूलिंग एंड ऑल, आप क्या पूरे इंग्लिश मीडियम में थे? एग्जैक्टली क्या जर्नी रहा आपका? ये मेरा स्कूलिंग तो पूरा हिंदी मीडियम में हुआ है। एक्चुअली मैं राजस्थान से था और फिर स्कूलिंग हिंदी मीडियम से हुआ। फिर बाद में मैंने सोचा कि इंग्लिश ही करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश ही आजकल चलता है और उसकी ही बहुत वैल्यू है। तो मैंने कॉलेजिंग और CA में मैंने इंग्लिश चालू कर दिया था, और तो स्कूलिंग हिंदी है और बाद में इंग्लिश में CA किया। आप कैसे कोप अप कर पाए? ये जो आपने जो अल्टीमेटिक तरीके से क्या था, कन्वर्जेंस था फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, किस वो फेज में किस तरीके की डिफिकल्टी होगी? क्योंकि शायद ये वीडियो बहुत यंगस्टर्स भी देखते होंगे और उनको भी थोड़ा सा एक मोटिवेशन आ जाए कि चलो CA के अलावा ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हिंदी से कन्वर्ट अपने आप को इंग्लिश में करना चाहते हैं, तो वो फेज़ में आपने क्या किया? ये एक्चुअली आप हिंदी से अगर इंग्लिश कन्वर्ट हो रहे हो तो बहुत दिक्कत आती है, बट एक्चुअली क्या है कि उसके लिए आप एक काम करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जार्गन्स होते हैं, बहुत सारे यूज़ होते हैं, जैसे कोई भी चीज़ हो गई जो अपन को पता ही नहीं है, तो मैं तो ऐसे ही करता था कि जो इंग्लिश डिक्शनरी है उस पास लेके बैठ जाओ, और गूगल है अपने पास,
तो वो दो चीज़ें बहुत हेल्प करती है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, अगर आप कन्वर्जन कर रहे हो हिंदी से इंग्लिश में, तो वो गूगल ले लो या फिर इंग्लिश डिक्शनरी ले लो, ट्रू मीनिंग उससे पता चल जाएगी और उस बेस पे आप एग्ज़ाम में वो सही से कोट कर सकते हो। वरना गलत अगर अंडरस्टैंडिंग कर ली तो फिर वो सेंटेंस का फ्रेम का जो मीनिंग है वही गलत हो जाएगा। तो मैं इंग्लिश और ये डिक्शनरी लेके वो ट्रू मीनिंग पता चल जाती है, तो उस बेस पे मैंने ये किया कोप अप। तो आपने टेक्स्ट बुक जो तभी करते थे जब आपने हिंदी से इंग्लिश में जब कन्वर्ट आप किए थे, तो आप सीधा डायरेक्टली आप इंग्लिश के टेक्स्ट बुक रेफर करते थे या हिंदी के भी रेफर करते थे, जो सीपीटी या आईपीसीसी में जो थे? ये सीपीटी आईपीसीसी में तो मैंने यही किया था, बट जैसे मैंने 10th तक मैंने हिंदी मीडियम किया, उसके बाद मुझे लगा कि नाउ मुझे स्विच करना चाहिए, तो मैंने 11th और 12th के अंदर हिंदी और एज वेल एज इंग्लिश दोनों बुक साथ में रखी थी, क्योंकि वो दोनों साथ में रखता था और मैं पढ़ता इंग्लिश से था और समझ में नहीं आता तो वो हिंदी में करता था। तो वो दोनों बुक साथ में रखना, और उससे पता चल गया कि मुझे यहाँ पे मुझे दिक्कत आ रही है तो मुझे यह हिंदी से देखना है, तो मैंने दोनों बुक साथ में रख के फिर वो इंग्लिश में कोप अप किया पूरा। अच्छा, अब फिर आप सीए में आ गए, सीपीटी आईपीसीसी वो सब आप जोधपुर में रह के किए। हाँ। मेरा अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आ रहा है कि आप जब आईपीसीसी पास हुए और जब मुंबई आए थे आर्टिकलशिप करने के लिए, तो शायद फॉर्म 101 102 ऐसा कुछ फॉर्म भरना पड़ता है आपको उसके लिए, तो आपने उसको फिर सिग्नेचर का वो क्या था एग्जैक्टली वो तो तब मुझे पता है कि वो 18 इयर्स का तो एक थ्रेशोल्ड होता है। हाँ। आपका फिर वो क्या था, आपको पता था ये सब चीज़? नहीं, ये एक्चुअली मैं आया था, मेरे फादर मुझे लेके आए थे मुंबई, तो मुझे मुंबई से आर्टिकलशिप करनी थी, क्योंकि लॉ पता होना और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफरेंट है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पता होना चाहिए। तो इसके लिए फिर मैं मुंबई आया था ताकि प्रैक्टिकली मुझे पता चले कि अब सीए का काम क्या होता है एक्चुअली। तो मैं आया था फादर के साथ और मैंने जैन में की थी मेरी आर्टिकलशिप, तो वहाँ पे सर ने बोला कि यू आर नॉट एलिजिबल टू साइन ऑन दिस पेपर 102 एंड 103 तो मैंने पूछा कि क्यों, क्योंकि वो मेरी उस टाइम एज 16 ईयर्स थी। तो फिर मेरे बिहाफ पे मेरे फादर ने साइन किया और गार्जियन के बेस पे, और फिर 102 और 103 फॉर्म भरा था। ये भी एक एक्चुअली दिस इज फिनोमिनल, आई विल से स्टूडेंट्स कि ये सिचुएशन में ये चीज़ को कोप अप करना। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगता नहीं था कि यार मुझे कोप अप करना, सब्जेक्ट बहुत भारी पड़ रहा है, मेरी उतनी एज नहीं है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ऐसा फीलिंग आती थी? अच्छा, आपने दोनों ग्रुप आईपीसीसी में दिया था? दोनों ग्रुप आपने पास किए थे? हाँ, एक फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले थे आपने। और आपको ऐसा नहीं लगता था बहुत सिलेबस ज़्यादा है और वो एज का फैक्टर, ऐसा कभी? वो एक्चुअली फीलिंग आती थी, बट यू नो सीए में कोई एज आपकी मैटर नहीं करती। अगर आप सीए फाइनल दे रहे हो तो यू हैव टू क्लियर इट इन वन शॉट। तो वो आपकी एज कम है या ज़्यादा है वो मैटर रिजल्ट आने के बाद करेगी, बट रिजल्ट तक तो फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है और एज कुछ भी हो तो करना था। वेरी गुड, दैट्स वेरी ट्रू। वो तो वो पता चल, उन्होंने सही बात रखी है कि एज का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा है ना कि सीए 19 साल में भी सीए बनाता है और कोई है जो 57 58 के एज में भी सीए बन जाते हैं, तो वो एज का तो फैक्टर नहीं है। बस अल्टीमेटली वो किस तरीके से वो कैंडिडेट उस कोर्स को कमिटेड है और किस तरीके से वो सारे सर्कमस्टांसेस को ओवरकम करता है, दैट इज एग्जैक्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अच्छा, आप मुझे बताओ उमेश, सीए फाइनल में जब आप थे, सीए फाइनल में आपने अपना, ये मैं दोनों एस्पेक्ट से भी आपको ग्रिल करूँगा एक तरीके से। एक वो होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट अगर जो दे रहे हैं तो वो अल्टीमेटली आपने उस तरीके से प्लानिंग कैसे आपने की होगी, और जो बाय चांस नहीं पास हुए वो आज भी काफ़ी और गाइडेंस को देख रहे हैं, तो वो भी उनके लिए आप क्या करें, थोड़ा सा टाइम निकालेंगे, मतलब कि मैं आपको कुछ एरियाज पूछूंगा तो आप उनको भी थोड़ा गाइड कीजिएगा जो पास नहीं हो पा रहे। तो ये समझ के चलना कि अगर आप पास नहीं होते ये एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको पता था कि आप रैंक मिलेगा सीए फाइनल में, जब आप स्टार्ट किए थे अपनी जर्नी आईपीसीसी के बाद, क्या कर था कि मुझे रैंक लाना सीए फाइनल में, ऐसा था? मेरा ऐसा ही था कि जैसे सीपीटी में ठीक मार्क्स आए थे, फिर आईपीसीसी में और अच्छा है, तो मुझे ऐसा ही था कि अभी मुझे पता है कि मैं एवरेज था स्टार्टिंग से, तो मार्क्स अच्छे आ रहे थे मेहनत के बेस पे, तो वाई डोंट वी आई गिव माई बेस्ट कि मेरे बेस्ट मार्क्स कितने आ सकते हैं। तो मैंने बेस्ट मार्क्स दिया अपना कि बेस्ट शॉट दिया और उस बेस पे रैंक आया। तो मतलब कि आपने रैंक के लिए नहीं किया था, बस ये था कि मुझे सीए फाइनल में अपना सबसे बेस्ट देना है। ये सबसे बेस्ट वाला वाज योर एंटायर ऑब्जेक्टिव।
और रैंक आ गया तो इट इज़ एन आइसिंग ऑन द केक जो बोलते हैं ना यहाँ पे, ये तो एक सोने पे सुहागा हो गया। वेरी गुड। तो आप उमेश बताएं कि आपने जब सीए फाइनल जर्नी स्टार्ट की, हाउ डिड यू हैव प्लान्ड योर स्टडीज अक्रॉस, आपकी प्लानिंग क्या थी? पहला तो मुझे पता था कि सीए फाइनल बहुत टफेस्ट कोर्स है, मतलब पूरे वर्ल्ड का, इंडिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का फाइनल में टफेस्ट माना जाता है। तो मेरा ऐसे था कि रेगुलर स्टडी मैं करता था डेली, मतलब मुंबई में था, सितंबर वगैरह जो रहते हैं उसमें टाइम नहीं निकाल पाता था टैक्स ऑडिट की वजह से, तो वो मुझे पता है कि वो महीने मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। बाकी दूसरे जो मंथ्स थे उसमें मैं डेली रेगुलर बेस पे 1 आवर 2 आवर्स जो निकाल लेता था, और रेगुलर बेसिस पे स्टडी, और सर के साथ जो सर पढ़ा रहे थे घर पे जाओ और 15-20 मिनट उसमें दो, ताकि पता चल जाए कि कहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा है या कहाँ पे हमें बिल्कुल पता ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है, तो नेक्स्ट डे सर को पूछ लो, क्वेरी पूछ लो। तो आप रेगुलर थे, जो चल रहा था क्लास में आप उसको रेगुलरली उसको फॉलो करते गए और अकॉर्डिंगली यू आर ट्राइंग टू सॉर्ट आउट द थिंग्स। और फिर आपने जैसे कि नवंबर 16 में अटेम्प्ट ये दिया था, मतलब कि एक चीज़ है स्टूडेंट्स, जो एक चीज़ बाहर निकलती है दैट रेगुलरिटी, थोड़ा भी करो लेकिन रेगुलर रहो, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस सिचुएशन में। आर्टिकलशिप, कोचिंग क्लास और खुद की सेल्फ स्टडी के बाद भी कुछ समय निकलता था फॉर योर कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, ऐसा कुछ समय निकल पाता था? ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। आप सिर्फ आर्टिकलशिप कर रहे हो या फिर क्लासेस कर रहे हो, दिन भर अगर उसी में या उलझ जाओगे तो वो ऐसा होगा कि आप बाकी चीज़ें करनी चाहिए, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्पोर्टिंग बंदा हूँ पहले से, और मुझे क्रिकेट है, बैडमिंटन है, कैरम है, चेस है, बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा थोड़ा टाइम निकालता था। मैं जैन हॉस्टल में था और हमारे हॉस्टल में तो बहुत स्पोर्टिंग को प्रमोट किया जाता है, तो हम जैसे सैटरडे हो गया, संडे हो गया, तभी हमारे नाइट क्रिकेट भी होता था, तो नाइट क्रिकेट खेलता था, चेस खेलता था, कंसंट्रेशन अच्छा हो चेस कैरम से, तो मैं स्पोर्ट्स भी खेलता था रेगुलर, जैसे वंस इन अ वीक और वैसे। वेरी गुड। तो मतलब आप उसके लिए हफ्ते में एक टाइम निकाल ही देते थे सो दैट यू कैन डिवोट योरसेल्फ फॉर दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स व्हिच यू लव इट। तो एक अंदर से एक हैप्पीनेस हमेशा रहता था कि जो चीज़ आपको अच्छा लग रहा है आप वो चीज़ कर रहे हो। वेरी गुड। मतलब कि आप ये जो एक्टिविटी में एंगेज अपने आप को कर रहे हैं, वो ऐसा ही एक्टिविटी था जो इनको हैप्पीनेस दिलवा सके। अब वो सिचुएशन था ना कि जनरली हम ऐसे ही टाइम पास करते रहते, तो लेकिन वो सब चीज़ टाइम ये बर्बाद नहीं कर रहे थे, ये he was trying to be happy while he was pursuing his CA course। तो वो अपने आप को एक्टिविटी जो इनको हैप्पीनेस दे रही थी, तो अकॉर्डिंगली was engaging on that thing। that's very good thought। और अब मुझे बताएं उमेश, अब जैसे कि चलो आपने ये प्लान की थी, कोई ऐसा लॉन्ग टर्म प्लान आपने रखा था कि भाई जब मैं स्टडी को मेरा ये लॉन्ग टर्म प्लान होगा, शॉर्ट टर्म प्लान, ऐसा कुछ था आपका कि पहले इसमें फोकस आर्टिकलशिप में, कि आप ऐसे थे कि क्लासेस में जो हो रहा है वो मैं बस रेगुलरली इसको रिवाइज करूँ? नहीं, एक्चुअली प्लानिंग सीए में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप ब्लैंक अगर जाओगे ओनली हार्डवर्क के साथ, कि हार्डवर्क किया और अच्छे मार्क्स आ गए, तो वो शायद आपको उतने मार्क्स नहीं मिले जितनी आपने हार्डवर्क की है। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, और प्लानिंग हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही होती है। और मुझे पता था कि सीए फाइनल फर्स्ट शॉट में क्लियर करना है, तो उसके बेस पे मैंने प्लानिंग की थी, बट उस प्लानिंग को मैंने शॉर्ट टर्म गोल्स में चेंज किया था। मैंने सोचा कि अभी मुझे करना है डीटी, जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट डीटी आईडीटी टैक्सेशन था, तो मैं एग्जामिनेशन लीव में उसमें ज़्यादा टाइम डिवोट ना करूँ, उसके लिए मैंने आर्टिकलशिप में ही, जब मैं डीटी और आईडीटी करता था, जैसे असेसमेंट या रिटर्न फाइलिंग, तो जो मुझे पता है असेसमेंट प्रोसीजर हमें आने वाला है, पढ़ना है, तो मैं आर्टिकलशिप में ट्राई करता था कि वो मेरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वहीं पे हो जाए, तो मुझे एग्जामिनेशन लीव में वो टाइम डालना ही नहीं पड़े। तो प्लानिंग मैंने हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से की, बट उसको गोल्स में, जो शॉर्ट टर्म गोल्स है उसके अंदर ब्रेक कर दिया, ताकि मैं शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव मेरे वो टाइमलीनेस पे हो जाए, ताकि मुझे आगे मेरा डेडलाइन क्रॉस नहीं हो। तो वो मैंने आर्टिकलशिप पे भी लाइक व्हेन ही वाज एंगेजिंग हिमसेल्फ, ही वाज नोइंग व्हाट ही वाज डूइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो टाइम रहता है कि जब आपको पता ही नहीं कि आप कर क्या रहे हो, कि पढ़ाई बाजू में हो जाती है और फिर बाद में ये सब चीज़ रहता है। तो एटलीस्ट एक चीज़ उमेश से पता चल रही है कि व्हाइल ही वाज परसुइंग हिज आर्टिकलशिप, ही वाज, जो भी मैनेजेबल या फिर अचीवेबल गोल्स हैं, ही वाज ट्राइंग टू बीइंग फोकस्ड ऑन द सेम। अब आ जाओ उमेश स्टडी लीव में। स्टडी लीव में आप कहाँ पे, मुंबई में थे फिर या फिर जोधपुर अपने होम टाउन चले गए थे? नहीं, मैं स्टडी लीव जैसे ही मुझे मिला और उसके 10-15 दिन बाद मैं सीधा होम टाउन चला गया था मेरे, जोधपुर, और मैंने घर से ही पढ़ाई की थी।
क्योंकि मुझे लगता था कि वहाँ पे मैं कंसंट्रेशन से दे पाऊँगा। जो भी टाइम मैंने दिया स्टडी लीव में, जो पढ़ाई की वो मैंने इफ़ेक्टिव की। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता था कि हम जहाँ पढ़ते थे वहाँ या फिर कभी पढ़ाई जैसा माहौल नहीं बनता था, या फिर जो हम टाइम डालते थे दूसरे एक्टिविटीज़ में हम ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते। तो इफ़ेक्टिवनेस, मैं जो भी टाइम देता था वो इफ़ेक्टिव पढ़ाई करता था, और उसकी वजह से। अच्छा, ये वे था जो कि आप पूरे 8 पेपर्स की कोचिंग ये कि कुछ सेल्फ स्टडी भी आपने कुछ की थी? नहीं, मैंने 5 सब्जेक्ट किए थे जो प्रैक्टिकल थे, और 3 जो ऑडिट इसका एंड लॉ, वो मैंने थ्योरी जो था सब्जेक्ट वो मैंने सेल्फ किया था। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने ये किया है, DT RET मेरे स्टूडेंट रहे हैं। अब प्रैक्टिकल, अभी इन्होंने क्या बोला, 5 प्रैक्टिकल पेपर है। अब ये स्टूडेंट को मैं हमेशा बताता हूँ कि DT इज़ अ प्रैक्टिकल पेपर। अब स्टूडेंट समझते हैं ये थियरी पेपर है। और आप बताओ उमेश, आपका अनुभव बताना एग्जामिनेशन में कि प्रैक्टिकल्स ही आपको सॉल्व करना पड़ा या थियरी था, क्या था एग्जैक्टली? नो, एक्चुअली क्या होता है, DT हम जो क्लास में पढ़ते हैं नॉर्मली, दूसरी क्लासेस की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे एक ऐसा होता है कि हमें प्रोविज़न बताया जाता है, जो लॉ के प्रोविज़न्स है, और उसे कैसे अप्लाई करना है वो नहीं बताते। और जो क्लास एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में हमें पूछते हैं वो प्योरली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पेपर होता है पूरा DT का। अगर आप देखोगे, एक्सेप्ट केस स्टडी और छोटे मोटे जो अमेंडमेंट पार्ट जो होते हैं, उसके अलावा पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पेपर होता है। तो मैं प्रैक्टिकल ओरिएंटेड समझता था। मैं जब भी प्रोविज़न करता था तो मैं प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ही समझता कि मुझे पता है कि यहाँ पे ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो थ्योरेटिकल नहीं है, एक्चुअली पूरा DT प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही है। तो ये जो आपको जो क्लास में लिखवा के नोट्स, या फिर जब आप यूट्यूब में भी जब देखते थे टुवर्ड्स द एंड, वो सब लिखवा के एक आता था, तो दैट हेल्प्ड कि आपको था कि नहीं सर लिखाना नहीं चाहिए, रीड ही करवा देना चाहिए? व्हाट एग्जैक्टली इज योर पर्सपेक्टिव कि लिखवा के जो प्रैक्टिस करते हैं हम लोग क्लास में, डज दैट रियलिस्टिकली इज हाउ वी शुड डू इट, या फिर रीड करके अल्टीमेटली इसको सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए? एक्चुअली जो लिखाते हैं ना, उसके अंदर ऐसा होता है कि सर हमें पता होता है कि हम क्या लिख रहे हैं। अगर हम उस टाइम ध्यान दें तो हमें पता होता है कि हम क्या लिख रहे हैं, और वो चीज़ हमें हेल्प करती है। अगर हम वापस घर पे जाके, मैंने बोला मैं घर पे जाके कभी पढ़ता था, जैसे भी टाइम निकल गया 1-2 दिन में, तो वो रिवाइज़ करता था। तो मुझे पता है ये मैंने हाथ से लिखा है, तो यहाँ पे ये मुझे समझ नहीं आ रहा। जब मैं साथ में क्वेश्चन करता था उसके, तो प्रोविज़न और वो क्वेश्चन बैठ नहीं रहा, तो मुझे मेरे हाथ से लिखा हुआ, तो मुझे पता चलता था कि हाँ यहाँ पे मैंने गलती की है, या यहाँ पे ये चीज़ मेरी मिस हो गई। तो पता चल जाता कि हाँ मैंने ऐसे एग्ज़ाम में ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किया है और ऐसे लिखा हुआ है। तो वो लिखा हुआ बहुत ही मैटर करता है। तो लाइक आई थिंक दैट ऑल द थिंग्स, इनफैक्ट आप उमेश तो वाज फॉलोइंग मी मुंबई में, तो चलो क्लासेस तो ली थी, बट ये इन्होंने फेसबुक में लास्ट डे तक वो वेबसाइट में रुके थे कि सर का कोई और वीडियो आ जाए, और आपने वो वीडियो में जो मैं लिखवाता था वो भी लिखते थे अपने नोट? वो लिखता था, वो मैं ज़रूर लिखता था, क्योंकि जो अमेंडमेंट वगैरह आपने लिखा है सर, जो केस स्टडी वगैरह लिखाई, वो बहुत हेल्प करती है। और आप ऐसे टीचर हैं, मैं बताता हूँ सबको कि इनका जो एफर्ट्स है वो सिलेबस ख़त्म होने के साथ ख़त्म नहीं होता। वो अपलोड वीडियोस वगैरह जो अपलोड करते रहते हैं आपके एग्ज़ाम आने से पहले तक। आपको अमेंडमेंट जो है, सर ने सर्कुलर 4 और 5 जो मीडिया वाला था आपने किया था अपलोड, तो ये बहुत हेल्प करता है। तो मैं वो हमेशा लिखता था कि मुझे एग्ज़ाम में वो फिर 5 मिनट ही लगते थे रिवाइज़ करने में। जो मैं केस स्टडी पूरी बुक में पढूं, इससे अच्छा जो आपने शॉर्ट में लिखा है, जो क्रक्स हैं केस के, वही पढ़ता था। तो वो मेरे हाथ से लिखे वो बहुत हेल्प करते थे। ओके, अच्छा उमेश, आपने यहाँ पे कितने DT पेपर लेंदी था, सब लोग स्टूडेंट्स बोल रहे थे, आपका कितना अटेम्प्ट हुआ था? DT मैंने अटेम्प्ट पूरा किया था। मेरा एक लास्ट वाला जो ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन था, वो मेरा थोड़ा आधा छूट गया था, बट बाकी मैंने DT अटेम्प्ट किया था। क्योंकि वो कैसे हुआ, क्योंकि क्लास में रेगुलर हैबिट थी लिखने की, तो स्पीड भी थी और पता था कि हम क्या लिखना है, हमें पहले से प्रिपेयर था। अच्छा। तो वो हैबिट की वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली। इन्होंने 60 प्लस स्कोर किया, कितना है आपका उमेश? मेरा DT में 66 है। 66 है इनका मार्क्स डायरेक्ट टैक्स लॉ में, तो 66 इज व्हाट ही स्कोर। सबसे बढ़िया बात स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि कोई तूफान उन्होंने मारा, सब इनका स्कोरिंग कंसिस्टेंट अल्टीमेट स्कोर से ये निकले। प्लानिंग पूरी 8 पेपर की जबरदस्त रही है, ऐसा नहीं कि एक पेपर में उन्होंने ज़्यादा है एक पेपर कम नहीं, सबका ये किया है। अब उमेश आ जाते हैं स्टडी लीव पे। यहाँ पे स्टडी लीव पे तो चलो आप ये, तो ऐसा कोई था आपका कुछ प्लानिंग
अच्छा, सेल्फ स्टडी 3 पेपर आपको खुद करना था, कौन से वो 3 थे आपके? ऑडिट, लॉ और इसका। ये 3 पेपर, अच्छा अच्छा थियरी पेपर है। और ये तब तक इंग्लिश का वो जो एस्पेक्ट था निकल गया था कि तभी भी थोड़ा सा आपको लग रहा था कि इंग्लिश से थोड़ा सा एक डर है अंदर से? वो था, डर तो था, बट पता है मुझे कि मैंने जैसे बताया कि मैं इंग्लिश को डिक्शनरी लेके बैठता था और गूगल का जो सर्फ करना है तो वो 2 चीज़ें मैं करता था, तो मुझे डर था, बट मैंने ये मुझे एक समझ नहीं है कि चलो ऑडिट और ये लॉ तो ठीक है, इसका फिर आपने अल्टीमेटली कैसे पकड़ लिया, मतलब कि विदाउट दिस थिंग, और कैसे आप पकड़ पाए इसको, सॉर्ट आउट कैसे किया सब्जेक्ट को सेल्फ स्टडी करके? मैंने कैसा किया कि मैंने जो बेस्ट ऑथर मुझे लगा उसकी मैंने बुक ले ली बाहर से, और काफ़ी चीज़ें इसका में ऐसा है कि जो जार्गन्स है जैसे ग्रिड कंप्यूटिंग हो गया, जो नॉर्मल पता ही नहीं चलता है कि क्या है जब तक आप टीचर से नहीं क्या था वो नाम? ग्रिड कंप्यूटिंग। मुझे भी आइडिया नहीं है क्या। तो वो एक्चुअली कैसा होता है कि हमारे पास ऑप्शन है अभी कि हम गूगल किया और पता लगा लिया ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है, और मैं उसे यूज़ करता था एग्ज़ाम लिए पे। नॉर्मली वो थिंकिंग रहती है कि हम गूगल देखेंगे तो ज़्यादा हमें टाइम उसमें डिवोट करना पड़ेगा, वो मेरे साथ मैं ऐसा नहीं मानता था। एक बार देख लिया मैंने, मेरे सही से मैंने समझ लिया तो मुझे एग्ज़ाम में मैं अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकता हूँ उसे, तो मैं वो यूज़ करता था इंटरनेट वगैरह, और उससे मैं यूज़। अच्छा, तो मतलब आप स्टडी लीव में सोशल मीडिया से जुड़ा था? व्हाट्सएप चल रहा था आपका स्टडी लीव? नहीं, ये मैंने जो टाइम वेस्ट करता है वो मैंने बंद कर दिया था, जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, जो चैटिंग वगैरह वो मैंने बंद कर दी थी, बट उसे इफ़ेक्टिवली यूज़ करता था। जैसे मैंने बोला था, मैं वीडियो देखता था फेसबुक पे जो सर डालते थे यूट्यूब के लिंक से, तो वो देखता था मैं, यूट्यूब पे वीडियोस आए तो मैं सोशल मीडिया वगैरह करता था, बट मेरे यूज़ के लिए जो सीए फाइनल में मेरे गोल्स में मुझे हेल्प करे वो। तो आप एकदम फोकस से स्टूडेंट्स, मतलब कि चांसेस ये होता है ना कि आपके पास ऑप्शन रहता है अल्टीमेटली कि हाँ बहुत आसान होता है ये चीज़ डाइवर्ट कर देना, डाइवर्जेंस वाज एन ईजियर टास्क बट टू रिमेन फोकस इज़ अ टफेस्ट टास्क, और ये इन्होंने रखा और देखो स्टूडेंट्स इनको रिजल्ट मिला है। तो ये आपकी फिर 3 पेपर आपने सेल्फ स्टडी करवा दी, और फिर उसमें कुछ अपने नोट्स वोट्स बनाते थे ऐसे कुछ जब आप पढ़ते थे कोई सेल्फ स्टडी के समय पे, कि किताब से ही बस कर लिया? नहीं, मेरा ऐसा था कि मैं जो लॉ थे मैंने लॉ में किया था सेल्फ स्टडी पूरा, तो जो अदर के अलाइड लॉ आता है उसके अंदर बहुत सारे इतने सारे लॉ हैं, तो लास्ट डे में मेरा गोल वही था कि लास्ट डे में पूरा रिवाइज करना है मुझे 100%। तो मैंने अलाइड लॉ के नोट्स बना दिए थे लॉ के अंदर, तो मुझे पता था कि हाँ ये मेरा 5 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाएगा, ये एक एक्ट, दूसरा एक्ट मेरा 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, जो मैंने पूरे नोट्स बनाए थे कि जो एक्स्ट्रा टाइम यूज़ ना करे। अभी मैं पीजीईपी के हैं तो वो मैं इतने शॉर्ट नोट बना नहीं सकती क्योंकि एग्जाम में 16 मार्क्स का वो क्वेश्चन आना ही है, तो उसे मैं शॉर्ट नहीं करता था। जो अदर एरियाज है यहाँ पे छोटे छोटे जो है जो टाइम अननेसेसरी आपका ले लेगा और वेटेज उनका कम है, तो उनको मैं नोट्स में करता था कि हाँ एग्जाम में मुझे ये पढ़ना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि एक गोल रहना चाहिए कि आप एक दिन पहले कैसे पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकें, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो नोट्स मेकिंग शुड बी ऑन दोज पर्टिकुलर लाइंस। इनफैक्ट उमेश बता दो कि वी हैव आल्सो लॉन्च वन टेक्स्ट बुक ऑन कैप्सूल, ये बहुत जस्ट रिलीज हुई है, मींस इन योर अटेम्प्ट इट वाज नॉट देयर, अभी जस्ट मैंने रिलीज की है। उसमें भी अल्टीमेटली यही ऑब्जेक्टिव जो रखा है आपने, जो भी अभी कहा है कि थियरी और प्रैक्टिकल बैलेंस करना चाहिए, केस लॉज जो रहने चाहिए, वो सारे चीज़, वो एस्पेक्ट को रख के हमने बनाया एक ऐसे तरीके से ताकि पूरे स्टडी लीव में स्टूडेंट्स उसको पूरे लॉ को देख सके, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी उनकी कवर होते रहे। ये नहीं सोचे कि ये थियरी पेपर है सिर्फ थियरी पढ़ना है, एंड केस लॉ जो भी रेलेवेंट है उस जैसे कि आपको वीडियो में करवाया जाता है उस तरीके से हमने उस बुक को पूरा रखा है। नाउ वन पॉइंट विच इज़ देयर अबाउट द फैक्ट कि चलो आपने सारी प्लानिंग की अपने हिसाब से, एग्जीक्यूशन जो टारगेट्स है, क्या प्रेफर करते थे उमेश, लाइक रात को पढ़ना, दिन में पढ़ना, ये क्या एग्जैक्टली कोई होता है ऐसा फर्क अल्टीमेटली, एग्जैक्टली क्या आपने सोचा ये सब? एक्चुअली मेरा ऐसा ही था कि जो टाइम देना है सीए फाइनल में वो इफेक्टिव देता था मैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं रात में, जो रात का टाइम था जैसे 9 o'clock से मैं चालू करता था पढ़ाई, खाना वगैरह खाने के बाद सब सो जाते थे, राजस्थान में जल्दी सो जाते हैं काफ़ी एरियाज़ में, तो मैं रात के टाइम 9 o'clock से चालू करता था, वहाँ से मैं 6 से 7 घंटे रेगुलर बेस पे मैं खींच लेता और वो इफ़ेक्टिव टाइम डालता। तो किसी का नाइट में अच्छा पढ़ाई हो जाती है, किसी की डे में होती है, तो मैं वही बोलता हूँ कि पढ़ाई उसी टाइम करो जो आप कंफर्टेबल हो और उससे इफ़ेक्टिव टाइम दे सको, क्योंकि आपका ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ आप 4 बार रिवाइज करने का टाइम मिले सीए फाइनल में, तो जिस टाइम दे रहे हो वो इफ़ेक्टिवली मैं करता था। तो कंफर्टेबल मैं नाइट में था तो मैं नाइट में पढ़ता था ज़्यादा।
तो ऐसा कुछ ये नहीं है स्टूडेंट्स, अब लेकिन जो भी करें इफेक्टिवली करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड ऑल। अब उमेश बताएं, जैसे जैसे एग्जामिनेशन के डेट्स नज़दीक आ रहे थे, प्रेशर तो बिल्डअप होता होगा, ऐसा भी होगा कि जो आपने प्लानिंग की होगी, लाइक आपने सोचा रहा कि मैंने 10 दिन देना है फॉर अकाउंट्स, ऐसा कुछ होगा जो प्लानिंग आपकी बिगड़ गई होगी। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ था? क्योंकि डेफिनेटली मेरे साथ, अब मैं बहुत सारे को होता है, लेकिन जैसे मेरे इसका में तो मेरे बहुत बुरी तरह से हालत ख़राब हो गई थी। तो प्लानिंग जिस तरीके से मैंने सोचा था वैसा गया नहीं। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ था कि आपने जो सोचा था और एंड में आते आते थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, कुछ हुआ था ऐसा कुछ? ये मेरा एक्चुअली जो सेल्फ स्टडी मैंने की थी उसके अंदर मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो ही नहीं पाया एग्ज़ाम तक की। मैं सोच रहा था कि हाँ ये मैं तैयार हूँ इसके लिए, जो पीएम के बेस जो एरियाज़ थे मैंने पीएम से क्वेश्चन उठा के मैंने किए थे, लॉ प्रोविज़न पढ़ता था, पीएम से समझता था। बट एग्ज़ाम में कुछ मैंने आरटीपीस वगैरह में से क्वेश्चन देखे जो पीएम में कवर्ड ही नहीं है। तो मेरा ऐसे ही था कि जब ये मैंने देखा था सेकंड डिवीज़न के टाइम, और उस टाइम इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि अभी मैं कैसे कोप अप करूँ। तो मैंने वही किया था कि जब सेकंड डिवीज़न मैंने किया तो मैंने वो वापस उसी जो वीकनेस थी मेरी, जैसे ये एरियाज़ थे मेरे कि उन एरियाज़ में वीकनेस थी, तो वो मैंने वापस उनमें काम किया और फिर वहाँ से फिर अच्छा हो गया। तो एक और एक पॉइंट यहाँ पर वो आ रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि पूरे 8 पेपर आप 2 ग्रुप आप दे रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने 2 ग्रुप देना है। 2 ग्रुप जब देते तो 8 पेपर में ऐसा नहीं होता कि मेरा पूरे 8 पेपर का स्ट्रेंथ रहता है, कहीं ना कहीं तो वीकनेस रहती है यहाँ पे अल्टीमेटली उस चीज़ को लेके, और वो शायद वीकनेस हमेशा बनी रहती है थ्रू आउट दैट पर्टिकुलर 8, और क्योंकि टाइम उतना हमारे पास रहता नहीं है। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो काफ़ी वीक, या फिर कुछ सब्जेक्ट नहीं, टॉपिक पकड़ लें वो काफ़ी वीक रहती है, और वो पूरे अल्टीमेटली चलती है कहाँ तक, एग्जामिनेशन डे तक, क्योंकि शायद स्टूडेंट्स के पास उतना टाइम होता नहीं है उसको ओवरकम करने का। आपका भी ऐसा कुछ था कि 8 पेपर में से कुछ वीक एरियाज थे जो आपके हमेशा बने रहे थे टिल दैट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ टाइम? हाँ, एक्चुअली सबका होता है कि कुछ एरियाज जो होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं और कुछ एरियाज जो होते हैं वो वीक होते हैं बहुत ही। तो मैं वो आइडेंटिफाई करता था, मैंने पहले ही मेरी एनालिसिस कर ली थी कि ये मेरे वीक एरियाज़ हैं, और ये मैंने एग्ज़ाम लीव हिट होने से पहले ही मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि इधर मुझे ज़्यादा वक्त डालना है, ज़्यादा एफर्ट्स मुझे उधर डालना है। एक मिनट में रुकूंगा। देखो, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही है। स्टडी लीव के पहले ही उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है, क्या आइडेंटिफाई कर रखा है कि ये सब उनके वीक एरियाज हैं। तो जब वो अल्टीमेटली, अब जैसे कि बताएंगे, अब आप ही बताओ, आगे कंटिन्यू करना। तो जब मैंने वीकनेसेस मेरी पता चल गई, और एक्चुअली ऐसा होता है कि कोई लोगों को वीकनेस पता ही नहीं चलती, वो मैं बोला था कि हार्डवर्क ही करते हैं, तो मैंने वीकनेस आइडेंटिफाई कर रखी थी और उस पर ही मैं ज़्यादा काम करता था। तो वो वीकनेस, काफ़ी वीकनेस हो सकता है मेरी एग्ज़ाम तक भी रही हो, और काफ़ी मैंने उसको रिमूव कर दिया। तो वो मुझे अननेसेसरी टाइम उस चीज़ों में डालना ही नहीं पड़ा जो मुझे पहले से आती थी, जो मेरे कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग थे। तो मैंने वीकनेस पे ज़्यादा एफर्ट डाले मेरे। तो मतलब कि ये चीज़ है कि स्टडी लीव पे जो टाइम ज़्यादा मिलता है तो वहाँ पे वीक एस्पेक्ट पे ज़्यादा है, जहाँ पे वनरेबिलिटी आपकी ज़्यादा बनती है, तो आप उस पर फोकस करें, ताकि बैलेंस प्लान जो वो बता रहे हैं वो प्लानिंग बहुत क्रिटिकल है कि आप कैसे अपना टाइम को इन्वेस्ट करोगे। देखो स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू बैलेंस दैट पर्टिकुलर 3 और 4 मंथ जो भी आपकी स्टडी लीव आपने ले रखी है। बैलेंसिंग इज़ द की, और उसी का अल्टीमेटली क्या है, CA फाइनल एग्जामिनेशन का केस बनता है। तो आप अब फिर वो जब एग्जामिनेशन में अल्टीमेटली चले थे, फर्स्ट पेपर सब ग्रुप 1 से आप बताएं कि आपका एग्जैक्टली क्या सफ़र रहा, और एक दिन पहले भी बता दो या फिर 10 दिन पहले बता दो, और या फिर एक दिन पहले बता दो कि वो कैसी फीलिंग थी, क्योंकि CA फाइनल का एग्ज़ाम है, वो लगान जैसा था कि मैच से हो रहा है अल्टीमेटली, और एक दिन पहले का वो माइंड प्रोसेस, वो मेन अब माइंड गेम पर आ गया। तैयारी जितनी करनी थी कर लिया, अब वो क्या था स्टेट ऑफ माइंड? उस टाइम ऐसा होता है कि काफ़ी चीज़ें होती है कि और ये जानते हो कि आप रैंक होल्डर कभी थे नहीं, तो उस टाइम ऐसा होता है कि हमें पता है कि हम बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम देने वाले हैं, और कुछ चीज़ें मुझे ऐसी पता चली कि हाँ यहाँ पे मेरा अभी भी वीक रह गया है, बट वो मैंने एग्ज़ाम के जो एक दिन पहले था वो मैंने वीक एरिया साइड ही कर दिए थे। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम उस चीज़ों में टेंशन लेते हैं कि हाँ ये मेरा अभी भी पेंडिंग पड़ा है, या ये मेरा अभी भी सही मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया, तो मैंने वो चीज़ छोड़ दी थी, और जो चीज़ें कवर किए थे उस पर ही मैं फोकस करता था। क्योंकि स्ट्रेस मैनेज करना एग्ज़ाम के टाइम वो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है,
तो मैं वीक एरिया छोड़ ही देता था। वीक एरिया में स्ट्रेस मेरा डालता ही नहीं था कि हाँ इधर मुझे टेंशन लेनी नहीं है अब। तो टेंशन नहीं लेने के लिए कुछ ऐसा कुछ आप योगा वोगा कुछ करते थे ऐसा? नहीं, मैं मेडिटेशन करता था। ऐसे हमेशा बोलता है स्टूडेंट जर्नल में कि मेडिटेशन करो। तो 10-15 दिन मॉर्निंग में मेडिटेशन डेली करता था। उससे क्या होता है कि मुझे 2 हेल्प मिले। एक तो मुझे एडवांटेज मिला इसका कि कंसंट्रेशन जो होता है, जो थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल पेपर, हर पेपर में कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है, तो वो एक एडवांटेज मिल गया मुझे। और दूसरा एडवांटेज मिल गया कि स्ट्रेस जो होती थी एग्ज़ाम में वो मैनेज आराम से, मेडिटेशन ही हटा देता है अपने आप। एक्चुअली इनका फेस ही बताता कि कितने स्ट्रेस फ्री एग्जाम दिए होंगे। लाइक द वे एक 19 ईयर्स का एक बालक बोल सकूँ एक तरीके से, आई कैन फॉर बॉडी लैंग्वेज जितना मैं अभी इससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये इनका फेस ही बता रहा है कि बोलते हैं कि वो तकलीफ या प्रॉब्लम भी आके इनका हंसता हुआ चेहरा देख के अल्टीमेटली वो वहीं से भाग जाएगी, इनको टच भी नहीं करती होगी। दैट इज़ अ काइंड ऑफ अपने मेडिटेशन जो भी है आपकी पर्सनालिटी से दिखती है कि कोई बड़ा तूफानी प्रॉब्लम भी आपके सामने आए, द वे यू आर, आपसे जो एक एनर्जी आ रही है बाहर, तो उससे पता चल रहा है कि वो तकलीफ को तकलीफ हो जाएगा, ये हंसते रहेंगे। फिर कैसे बताया फिर आपने फिर फर्स्ट पेपर अकाउंट्स कैसा था आपका? अकाउंट्स मेरा स्टार्टिंग से अच्छा था। मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन अकाउंट्स में था, तो अकाउंट्स में दिक्कत नहीं आई। तो और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, पहला पेपर है, टाइम भी मिल जाता है इफेक्टिवली। मैंने 4-5 दिन इस अकाउंट्स में डाले थे। जो 25 अक्टूबर से मैंने अकाउंट से प्रिपेयर किया था, 26 से, तो अकाउंट्स में कोई दिक्कत नहीं आई। फिर सेकंड आया SFM, उसके अंदर मेरा पोर्टफोलियो मेरा वीक था। अच्छा, ये वीक था आपका? हाँ, एग्जामिनेशन डे तक वो ऐसा क्यों? अपनी तैयारी नहीं की? वो मेरा मैथ्स थोड़ा वीक था स्टार्टिंग से। अच्छा, तो हाँ, तो वो मैं उतना प्रिपेयर नहीं कर पाया जितना CA फाइनल में ज़रूरत होती है। तो पेपर आया था और पोर्टफोलियो इस बार नवंबर 16 में बहुत ज़्यादा पूछा था। अच्छा, कितना तो मिलेगा? अराउंड 30+ 35 के मार्क्स का पोर्टफोलियो पूछा था इस बार। अब पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा पूछने के बाद मुझे एग्ज़ाम में लगा कि ये तो मेरा वीक पॉइंट था, तो अभी इसको कैसे करें। तो मैं उस चीज़ में वही फिगर आउट करता था कि कहाँ मैं 40 मार्क्स ला सकता हूँ। नहीं, मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर 35 मार्क्स की कब पता चली कि आई? पेपर 15 मिनट पहले मिल गया था, हाँ, तो आपको आइडिया लग गया था? पेपर वो 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, तो मैं देखा 15 मिनट में मुझे पोर्टफोलियो दिख रहा है। पोर्टफोलियो फॉरेक्स, इस बार फॉरेक्स 30 का पूछ लिया था, पोर्टफोलियो 30 मार्क्स का, तो 60 तो 120 में से 60 मार्क्स तो इन 2 पेपर जो टॉपिक थे यही कवर कर लिए। तो आप ऐसे वो तो पैनिक होते ऐसा देख लेते थे, और जिसका पता है कि पोर्टफोलियो उसने छोड़ के रखा है या वीक है जैसे भी है, वो तो वो गिव अप कर देगा उस समय पे। तो आपको वो 15 मिनट में ऐसा कुछ लगा नहीं? तो वो मुझे 15 मिनट में मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये अभी पोर्टफोलियो तो पूरा आ गया, बट अभी मुझे वेज निकालने थे, ना कि वो मैं लेके बैठ जाऊं कि पोर्टफोलियो मेरा वीक था और अभी यही आ गया। तो मैंने वही सोचा कि उस पेपर के अंदर मैंने आइडेंटिफाई किए जो 40 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन हैं जो मुझे पास करवा सकते हैं। बस मुझे उस पेपर में पास होना था, क्योंकि मेरा SFM में पोर्टफोलियो 30 मार्क्स का ऐसा आ गया, और फिर कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन टफ आते हैं, बहुत लेंदी आते हैं अच्छा एग्ज़ाम में। तो कैपिटल बजटिंग और ये एक ऐसी चीज़ सिचुएशन क्रिएट हो गई थी मेरी, तो मैंने 40 और 50 मार्क्स के ऐसे आइडेंटिफाई किए जो मुझे अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। 40-50 दिला दिया और मैं पास हो गया। मैंने वो फिगर आउट कर लिए, फिर मेरी टेंशन वहाँ पे रिलीज हो गई, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ अभी मेरा ये 50 तो ये ले ही लेंगे। फिर मैंने जो चीज़ें पोर्टफोलियो में थोड़ी बहुत करी थी वो मैं उसमें मैंने थोड़ा किया, थोड़ा दूसरे कैपिटल बजटिंग वगैरह किए। तो मेरा वही था कि अननेसेसरी टाइम मैंने पोर्टफोलियो में पहले ही, ऐसे नहीं है कि पोर्टफोलियो मेरा वीक था और उसी में पहले से चला क्वेश्चन वही अटेम्प्ट किए, वैसा नहीं था। तो मैंने पहले वो इजी वाले किए थे और फिर टफ वाले किए। ये उमेश, तो भी आपने तो चलो इजी सेड देन डन, मैं आपको फिर भी बताता हूँ। एक जनरली स्टूडेंट्स का माइंडसेट ये होता है, जैसे वो पेपर देखता है, द मोमेंट ही सीज दैट पर्टिकुलर पेपर, और जो चीज़ उसको नहीं चाहिए वो पेपर में नहीं आए, क्योंकि उसको खुद पता है कि वो कहाँ पे एक्सपोज है, और वही अगर वो देख लेता है तो वही मैंने बताना कि हम बोल देते कि चलो हम ये, लेकिन वो कैसे फेस किया आपने वो मोमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज आप रैंक होल्डर हो, ये आज रैंक होल्डर नहीं हो, आप उसी दिन पे स्टूडेंट्स, मैं तो ये मानता हूँ ये रैंक होल्डर उस SFM पेपर के दिन पे ही हो चुके थे। क्योंकि अगर ये वैसा स्टेट ऑफ माइंड रख के अल्टीमेटली अगर कुछ ऐसी चीज़ को फेस कर सकते हैं, तो ये तो जो रिजल्ट डेट क्या थी 18
17 को तो एक फॉर्मेलिटी थी, वो तो दुनिया को बताने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली मेरे हिसाब से तो वही दिन ये रैंक अल्टीमेटली घोषित होती कि वो उनका सही टेस्ट था लाइफ का, जो वो एक्सेल कर गए। 18 और 17 जो कौन से महीने, जो भी महीना, वो जो तो फॉर्मेलिटी है, लेकिन जो पर्टिकुलर पॉइंट है स्टूडेंट्स यही है, वो दैट्स अ रियल टेस्ट। वो टेस्ट आपके लाइफ में आया है और अल्टीमेटली आप किस तरीके से उसको एक्सेल करते हो। लेकिन फिर भी उमेश क्या था एग्जैक्टली, इतना पेशेंस रख के आपने इसको कंप्लीट किया? मैं कि तो भी पैनिक था या कैसा था कि पेशेंस रखा आपने पूरा? तो पेशेंस तो रखा, वो पैनिकनेस तो आती है क्योंकि आप प्रिपेयर करते हो अपने बेस्ट के लिए, और फिर वो पोर्टफोलियो जो आपने ऐसा बोल दो वीक था और फिर आपने ऑप्शन में भी रख दिया था। ऑप्शन एक्चुअली मैंने जो थे उसके फार्मूलाज करके गया था, और जो बेसिक लेवल के जो थे मुझे आते थे वो मैंने प्रिपेयर करके गया था एग्ज़ाम में। बट मैंने ज़्यादा अननेसेसरी टाइम उसमें डिवोट नहीं किया कि मेरे दूसरे जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है वो एग्ज़ाम में ही छूट जाए। तो मैं वही बोला कि मैं 50 मार्क्स से मैंने पहले वही आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये मुझे दे सकते हैं, और फिर मैं फिगर आउट करता था कि हाँ यहाँ पे मुझे मार्क्स मिल सकते हैं वहाँ पे, और ऐसे थोड़ा थोड़ा बिल्डअप करके अच्छा पेपर कर लिया। मैं इसको बस थोड़ा एक्सटेंड करूँगा स्टूडेंट, एक्सक्यूज है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पेज है। क्या होता है पता है, पैनिक क्यों होती है, ये भी एक फैक्टर पे एक डिस्कस में एक बार कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स कुछ एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं कि यार अगर पेपर आ गया और फेल हो गए हुए, और फेल होने का वो थॉट अंदर आ जाता है, और इस वजह से जैसे कि दुनिया ख़त्म हो जाती है यहाँ पे, तो अकॉर्डिंगली वो थॉट देख के ही कि यार ये पेपर आ गया और इतना टफ आ गया, और वहाँ पे दे स्टार्ट गिविंग इट अप एज इफ दिस इज द थिंग, और बहुत नेगेटिविटी आ जाती है उनमें। वो शायद इस वजह से भी हो सकता है कि वो एक्सपेक्टेशन का भार अल्टीमेटली अपने कंधों पे लेके वो एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या फिर कुछ वो घर वालों का होगा या उनका खुद का एस्पिरेशन होगा। तो क्या आपका ऐसा था कि घर वाले आप पे एकदम थे कि फेल होंगे तो यार ऐसा होगा, क्या मुंह दिखाऊंगा, या फिर खुद का एस्पिरेशन इतना हाई था कि यार ऐसा पेपर तो उस एस्पिरेशन तक पहुंच नहीं पाएगा? कुछ ऐसा था आपके पास माइंड में बैगेज की सक्सेस अल्टीमेट नहीं मिला गया, फेलियर अगर हो जाता हूँ तो दिक्कत हो सकती है? क्या आपके दिमाग में चल रहा था, डर था? नहीं, फैमिली से तो कोई प्रेशर नहीं था। मतलब फैमिली वालों ने बोला था कि अपना बेस्ट एफर्ट दे दे, फिर जो भी होगा देखेंगे। बट मेरा ऐसा था कि मुझे पता था कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आनी है कि जो मैंने सोची नहीं है, तो आई ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिचुएशन, और वो मेरा हेल्प करता था। मैं हमेशा वर्स्ट के लिए सोचता था कि हाँ ऐसा हो गया तो कैसे मैं एग्ज़ाम में उसे ओवरकम कर पाऊँगा। तो वो पहले थॉट था, पहले से था कि एसएफएम में कि भाई मेरा पोर्टफोलियो अल्टीमेटली मैं ऑप्शन डाल रहा हूँ, और ये जानते हो कि मैं ऑप्शन में डाल रहा हूँ, मैं फिर भी 40 कैसे लाऊंगा, ये आपको एग्जाम के एक दिन पहले पता थी कि पोर्टफोलियो बाजू में करना है, मेरा वीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा इसको, बाकी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करूंगा। और आपने, जहाँ तक मैं समझ में आ रहा हूँ, उमेश ने अपने आप को ये रिमाइंड करते गए थे एवरी डे कि एसएफएम का वर्स्ट पेपर यही होगा, और सामने शायद यही आया था। बट ही वॉज देन रेडी फॉर इट, नोइंग वॉट ही हैज डन। इन्हें पता था कि ये कर क्या रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें पता था कि इन्होंने पेपर में किया क्या है। सो आई थिंक दैट एग्जैक्टली वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने एक्सेप्ट किया कि आपने इतना ही किया है, और इसमें भी कैसे पास किया जा सकता है उसका आंसर आपके पास था। दैट एग्जैक्टली व्हाट द थिंग्स आर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एग्जाम 3 घंटे दे देने के बाद कैसा था? चेयरफुल फील कर रहे थे आप? वो सबका जब बाहर आए थे, हम जोधपुर में मैंने दिया था एग्ज़ाम, तो बाहर आके सबके मुंह देख के वो ऐसा फीलिंग आया कि हाँ मैंने कुछ अच्छा ही किया है। क्योंकि मेरे जो काफ़ी फ्रेंड थे उन्होंने गिव अप भी कर दिया था, उन्होंने बोल दिया था कि अभी फर्स्ट ग्रुप तो हमारा गया, अभी हम सेकेंड ग्रुप पे फोकस करेंगे। और मुझे पता था कि हाँ मैंने इसमें किया है तो अभी पास तो हो ही जाऊँगा। तो अभी मैं दूसरी चीज़ों पे, ऑडिट है, लॉ है, वो उनमें भी कंसंट्रेशन बहुत चाहिए। तो मैंने वो पैनिकनेस वहीं पे मैंने छोड़ दी। मैंने सोचा कि अभी जो मैंने किया है पास हो जाऊंगा, अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। तो मैं वो चीज़ वहीं पे छोड़ के फिर आगे बढ़ गया कि वो मेरा प्रेशर वहाँ का एसएफएम का आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो। बिल्कुल। मेरे को एक्चुअली आपसे बात करके मेरे को डीटी का पेपर याद आया था। उसमें भी ऐसी था कि पेपर इतना टफ आ गया था, लेकिन एट द एंड ऑफ 3 इयर्स ऐसा लगा था कि मैं पास हो जाऊंगा। मार्क्स आइडिया नहीं थे कि 77 उस लेवल पे आ जाएगा, लेकिन एक चीज़ पता चल चुकी थी। अच्छा, सेकेंडली ऑडिट फिर बाद में कैसे था आपका? ऑडिट मैंने ऑडिट थ्योरी पढ़ा था, पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है और पूरा सेल्फ स्टडी बेस मैंने किया था। तो ऑडिट के अंदर कैसा है कि प्रोफेशनल, मुझे लगता है प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो स्कोरिंग था। तो वो मैंने
मुझे पता था 16 मार्क्स का आना है और 16 में इसमें मैं ले लूँगा, तो मैं वही फिगर आउट करता था पहले ही एग्ज़ाम से पहले कि ये एरियाज़ है, इनमें मुझे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो मैं एग्ज़ाम में वही करता था ताकि एग्जामिनर जो चेकर हो उसके माइंड सेट ही ऐसा हो जाए कि हाँ इस बंदे में कुछ अलग है। तो इस बेस पे मैं फिर ऑडिट मैंने अच्छा किया। जो वो एक इंट्रोडक्शन टू प्रोफेशनल एथिक्स जो मैं कुछ क्लास से बोला था, द हॉल मार्क ऑफ द नोबल प्रोफेशन इज अ स्ट्रिक्ट, वो कुछ ऐसा कुछ आपने कुछ डेकोरेशन करने के लिए सब अपने ऐसे नोट्स बनाए कि मैं ऐसा आंसर्स लिखूंगा, वैसे आंसर्स लिखूंगा? मैंने प्रोफेशनल एथिक्स में कैसा रहता है कि सर मैंने जो क्लॉजेज होते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं कि काफ़ी बच्चे मैंने देखे जो मेरे फ्रेंड थे वो क्लॉजेज रिमेंबर करते थे एग्ज़ाम के एक दिन पहले, और मैं जब क्लॉज पढ़ता था तो साथ में क्लॉजेज इक्वल इम्पोर्टेंस देता था कि वो क्लॉज गलत नहीं हो मेरा। तो मैंने क्लॉज पढ़े और जो वर्डिंग्स क्लॉज की रहती है, और तो मैं वो ट्राई करता था कि वो वर्डिंग जो मेन वर्डिंग जो क्लॉज की रहती है मैं वैसे ही लिखता था। वर्ड टू वर्ड आपका? हाँ, जो स्टार्टिंग की वर्डिंग रहती है, अंदर का फ्रेम जो क्वेश्चन रहता है, केस जो प्रोफेशनल एथिक्स में पूछते हैं वो मैं अपने वर्ड में लिखता था, और जो मेन क्लॉज की वर्डिंग रहती है वो मैं एग्जैक्ट ट्राई करता था कि एग्जैक्ट लिख सकूं। वेरी ट्रू। जब पता ही है कि आना ही है वो चीज़ को, तो फिर व्हाई डोंट वी एम एट परफेक्शन की तरफ बढ़ जाओ। एक्सीलेंस दूसरे एरिया में करो जो अनसर्टन है, लेकिन जहाँ पता है कि आना ही है तो परफेक्शन को एम करो। अच्छा, ये तो अच्छा, मार्क्स क्या थे आपके अकाउंट्स एसएफएम और लॉ के? ऑडिट अकाउंट में मेरे 77 मार्क्स आए थे, ऑडिट में फिर 65 आए, और एसएफएम के अंदर मेरे 58 मार्क्स आए। अच्छा, एसएफएम में आए 58 मार्क्स? हाँ, 58 आ गए? 58 आए थे। तो ठीक है, तो ये तो बहुत बढ़िया है। और लॉ में एक्चुअली मेरे कम आए, लॉ में मेरे 50 मार्क्स आए, तो अभी मुझे पता नहीं चला है कि मेरे काम मैंने लूपहोल की है। वैसे पता अभी तो बहुत ये तो रीवाल के लिए कोई इरादा है? नहीं, एक्चुअली अभी सेटिस्फाई हूँ मैं 29th रैंक से। चलो ठीक है। और देन कमिंग टू द सेकंड ग्रुप? सेकंड ग्रुप में मेनली तो ऐसे मानो कि 3 सब्जेक्ट जो हैं वो तो प्रैक्टिकल ही है, डीटी, आईडीटी एंड कॉस्टिंग। तो इसका था, उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया एग्ज़ाम लीव के अंदर, क्योंकि डीटी आईडीटी तो मैंने काफ़ी चीज़ें जो एरियाज थे छोटे मोटे वो मैंने साथ में ही कर लिए थे पहले ही, और कॉस्टिंग था वो प्रैक्टिकली रहता है। वो तो बात है। तो इसमें ऐसा आपको ऐसे कोई दिक्कत गया नहीं है? पेपर सारे कंप्लीट हो गए, मतलब पेपर वैसे सब चीज़ें कंप्लीट? हाँ, पेपर मेरा कॉस्ट जैसे छूटते हैं, जो कॉस्टिंग में मेरे शायद 6 से 8 मार्क्स का कुछ छूटा था, और डीटी में मेरा ट्रांसफर प्राइसिंग का एक क्वेश्चन था वो आधा अटेंड कर पाया, आईडीटी पूरा हो गया था, इसका भी पूरा हो गया। मेनली मैंने सब में एवरेज प्रिपरेशन, एफर्ट मेरे इक्वल थे। नॉर्मली मेरा डीटी आईडीटी बहुत पसंद है, तो मैंने उसमें इतने एफर्ट्स नहीं डाले कि दूसरे सब्जेक्ट मेरे छूट जाए, क्योंकि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, बट मुझे एग्जाम ओरिएंटेड भी प्रिपरेशन करनी थी। तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कह दी, यू शुड नॉट गेट कैरिड अवे अपने सब्जेक्ट ने, तो बहुत अपने आप को संभालना, इन्होंने काफ़ी अपने आप को संभाला है इसका मतलब। नहीं तो जो इंटरेस्ट आता तो यू गेट सो कैरिड अवे कि भाई उसी को रखते बाकी 6 पेपर भूल जाते हैं। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि आपने फोकस बना के रखा। तो कितना लिमिटेड रखा आपने पूरे प्रिपरेशन उसकी? हाँ, मैंने मतलब इसका मैंने ज़्यादा टाइम डाला, क्योंकि मुझे पता है वो मेरी वीकनेस है, इंस्टीट्यूट देता नहीं, ऐसे मिथ्स है, पता नहीं अभी। कितना मिला आपको इसका में मार्क्स? इसका में मेरे 55 आए थे। कॉस्टिंग में 63 आए थे। अच्छा, और डीटी में 66 और आईडीटी में 62। ओके। तो सब इनका पूरा मार्क्स एकदम कंसिस्टेंट है स्टूडेंट, मतलब कि एक अच्छा, एक बोलते हैं ना कि ऐसा ही नहीं कि जिग जैग था, अल्टीमेटली ऐसे कुछ दिखे नहीं, सारे चीज़ स्मूथली इन्होंने, मतलब पता चलता कितनी बढ़िया प्लानिंग थी यहाँ पे, और उसका एग्जीक्यूशन अल्टीमेटली आपके सामने है। ये बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट। अच्छा, ये मुझे बताया कि उमेश की, चलो आपने अपना पूरा ये रोड में बता दिया कि आपका सफ़र कैसा रहा, और मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, जो देने वाले हैं अब, उनको एक अच्छे से आइडिया लग चुका होगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से उनकी स्ट्रैटेजी बनेगी। ये ऐसा था कि कोई 3 बार रिवाइज करना, 4 बार रिवाइज करना, स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें ये सब 3-3 बार, 4-4 बार रिवाइज करनी चाहिए। आपका भी ऐसा कुछ था कि 3 बार 4 बार का कोई कंसेप्ट था कि आपने सोची थी कि 3 बार 4 बार? मैंने तो ऐसे ही सोचा था कि मैं एग्ज़ाम में, एक नॉर्मली होता है, कोई मेरे फ्रेंड थे जो एक अटेम्प्ट में पास, एक फर्स्ट रिवाइज किया उन्होंने, और एक रिवीजन के साथ वो एग्ज़ाम में बैठ गए, उनके अच्छे भी मार्क्स आए। तो नॉर्मली ऐसा नहीं कि हमें 4 रिवीजन करना है या 3 रिवीजन, मैंने 2 रिवीजन किए थे। तो मैंने फर्स्ट रीडिंग मेरा टाइमली कंप्लीट हो गया था, तो फिर फर्स्ट रिवीजन और सेकंड रिवीजन, तो रिवीजन में वही था कि पता है कि मुझे इतना टाइम अलॉट करना है,
तो उतना टाइम मैंने किया, और मुझे 2 रिवीजन, मुझे पता था कि मुझे 2 रिवीजन रिक्वायरमेंट है, तो उस बेस पे मैंने किया। ऐसा नहीं 3 या 4, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सेल्फ पे होता है अपने पे, और हाँ। देखते हो और क्या एरिया पे ज़्यादा फोकस करना, वो सब चीज़ वो का अपना अपना इंडिविजुअल रिवीजन पे, हाँ, जैसे फॉरेक्स मेरा एसएफए में अच्छा था, तो मैंने फॉरेक्स रिवीजन में फर्स्ट रीडिंग में इक्वल इम्पोर्टेंस दिया रीडिंग में, और रिवीजन के अंदर मैंने वो टाइम उसमें कम डाला, अच्छा। क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एरिया फिर मैंने वो कम डाल दिया और वीकनेस पे ज़्यादा फोकस किया उस टाइम रिवीजन के ये अंदर। भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स है, रिवीजन के समय पे भी आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है कि बहुत बैलेंस करना, उसकी अलग प्लानिंग होती है, ये प्लानिंग आपको अलग अलग अल्टीमेटली ये चीज़ रहेंगी। अच्छा, अब मुझे बताओ कि उमेश, इफ सपोजिंगली आपने चलो रैंक अल्टीमेटली लाया है, बाई चांस अगर सपोजिंगली नहीं अगर पास होते, अगर आपको वापस से अटेम्प्ट देना पड़ता, तो क्या हो जाता था? एक वो सारे डिसहार्टनिंग तो एक होता था, लेकिन जस्ट वांटेड टू नो, क्योंकि आपका जो सोच है ये कोई रिजल्ट के पास या फेल के बलबूते नहीं है। हो सकता है कि उस समय पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 60 मार्क का आ जाता और शायद आप उस पेपर में रह जाते, लेकिन ये फिर कहना कि आपने फेल किया ये नहीं था, क्योंकि मैंने बताया ना कि आपने उस समय पे किस तरीके से पेपर को हैंडल किया है, वो स्ट्रेस को आपने मैनेज किया है, ये आपको एक रैंक होल्डर बनाता है। बनस्पत की ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो 17 को हुई है वो तो चलो ठीक है, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। लेकिन बाय चांस एक फेल अगर अल्टीमेट अगर आप हो जाते, नेगेटिव रिजल्ट अगर आपकी आती, तो एक आपका वो अप्रोच क्या होता था बाउंस बैक का? मान के चलो सिमुलेट करो। फेलियर मैं यही मानूंगा कि जो फेल हुए हैं स्टूडेंट, तो मैं यही बोलूँगा फेलियर इज ओनली अ पार्ट ऑफ सक्सेस, क्योंकि जो आपने उस जो एरिया था, मुझे पता है कि जो फेलियर होते हैं, मेरे काफ़ी फ्रेंड भी थे तो वो मुझे सजेशन लेते थे, तो मैं पहले मेरे फ्रेंड थे और मैंने भी काफ़ी लोगों से जो मेरे फेलियर थे, मेरे जो सीनियर्स थे, मैंने उनसे पूछा था कि कैसा है, कि क्या प्रॉब्लम आई है, तो वो ऐसे ही बताते थे कि हाँ ये एरिया है। तो मैंने उनसे बहुत सीखा और मैंने वही वीकनेसेस पे फोकस किया। तो मैं फेलियर से यही कहना चाहता हूँ, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया या सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं हो पाए, वीकनेस आइडेंटिफाई करो। शॉर्ट एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं वीकनेस आइडेंटिफाई करता था मेरी, और उस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए प्लानिंग करता था। तो मेरा ऐसा नहीं कि सेकंड जो अटेम्प्ट कोई दे रहा है तो उसको वापस स्क्रैच से चालू करना पड़े। तो बहुत इंपॉर्टेंट कई बात है, कि बहुत स्टूडेंट्स इतने डिसहार्टन हो जाते हैं कि वो क्या करते हैं कि शुरुआत से अल्टीमेटली चालू करते हैं कि एज इफ कि पहले अटेम्प्ट कुछ पढ़ाई नहीं किया हो। ऐसा वो रिकमेंड करोगे ऐसा टाइप का? नहीं, वो सिर्फ वीकनेस आइडेंटिफाई करो, क्योंकि अगर आप पास नहीं हुए तो क्या रीज़न हो सकता है कि जैसे मेरा पोर्टफोलियो था तो वो मैंने गलती से छोड़ दिया था, तो मैं उतना कर नहीं पाया एडवांस लेवल पे। तो वीकनेस जो होती है उसको ही ओवरकम करना, क्योंकि हो सकता है अगले अटेम्प्ट में भी आप उसी वीकनेस की वजह से रुक जाओ। तो नॉर्मली तो ऐसा तो है नहीं कि हर पेपर में ही आपका वीकनेस ही है, या हर कंसेप्ट जो है वो समझ नहीं आ रहा है। तो जो कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो उन एरिया पे ज़्यादा फोकस करें ताकि फिर वो आप अगले अटेम्प्ट में सीए ही बने। सही बात है। और अच्छा, दूसरी बात ये है कि प्रेजेंटेशन, जैसे कि मैं काफ़ी फोकस करता रहता हूँ अल्टीमेटली प्रेजेंटेशन पे, कैसे स्ट्रक्चर करना आंसर पे। इनफैक्ट बता दूँ कि अभी अपकमिंग वो कैप्सूल बैच में भी मैं एक पहल कर रहा हूँ, और आपके माध्यम से मैं स्टूडेंट्स को भी बोलूँगा कि थोड़ा सीरियसनेस इसमें भी रहे, कि अगर स्टूडेंट्स लोग को क्वेश्चन पे दी जाती है, 3 क्वेश्चन दी जाती है, तो प्रेजेंटेशन कितना फाइनल आंसर पता रहना चाहिए उतना काफ़ी हो जाता है अल्टीमेटली सीए फाइनल को पास करने के लिए, कि प्रेजेंटेशन किस तरीके से आपने अपना अप्रोच रखा है आंसर्स में, वो भी इम्पोर्टेंट है। आपने जो हमें प्रेजेंटेशन जो करवाई थी, क्या आप अल्टीमेटली उसको स्टिक किए कि आपने प्रेजेंटेशन को इग्नोर करके आपने अपनी पढ़ाई की? मैं ये मानता हूँ कि प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट विद द कंटेंट। अगर सिर्फ मेरे पास कंटेंट है और मैं उसे प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, मैं कुछ एरियाज जो थे, केस लॉज वगैरह और कुछ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे, तो मैं वो एग्जामिनर जो चेकर पर्सपेक्टिव से सोचता था। मैंने मॉक टेस्ट भी दिया था, तो मैं वो जब आते थे मेरे पास वापस चेक होके, जो नोटबुक आती है, तो मैं उसमें देखता था एज अ चेकर पॉइंट ऑफ व्यू कि मैंने कोई चीज़ कैसे बताई और कैसे वापस समझने में एज अ चेकर मुझे कैसा वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं वो चेकर पर्सपेक्टिव से एग्ज़ाम समझता था कि हाँ इस तरह से मुझे प्रेजेंटेशन करनी चाहिए, क्योंकि मैं वही समझता था कि चेकर के पास 5 मिनट है और उसे एक कॉपी चेक करनी है।
तो वो कैसे करेगा चेक। तो मैं उसे रेडीमेड क्वेश्चन देता था, आंसर देता था कि हाँ ये आंसर है, उसे सिर्फ टिक करना हो। नहीं, आप ये बताओ आपने केस लॉ कैसे किया? मेरे को दिख रहा था कि आपने वैसे ही किया जैसे बताया गया था। कैसा था आपका केस लॉ? केस लॉ का मेरा था कि मैं प्रिपेयर होकर गया था कि मुझे केस लॉ ऐसा ही करना है। फर्स्ट मैंने प्रोविज़न जो थे, हमारे अड्डे में आया था प्रमोद मित्तल का केस लॉ, तो उसके अंदर मैंने 78(2) का रेफरेंस देके प्रोविज़न लिखा था कि सक्सेशन डेथ होगी तो सक्सेशन ले सकता है, लॉस। तो वो मैंने प्रोविज़न पहले पूरा होल डिस्क्राइब किया था, और सेकंड पैरा के अंदर फिर मैंने केस डिस्क्राइब किया था, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है केस स्टडी में। और थर्ड में प्रमोद मित्तल का मैंने रेफरेंस देके जो केस स्टडी है जो पूछी थी और जो जजमेंट था उनको कोरिलेट करने की कोशिश करता था, और फाइनली कंक्लूजन। तो वो मैं प्रेजेंटेशन मेरी फिक्स थी कि हाँ पहले मुझे प्रोविज़न लिखना है, फिर केस का डिस्क्रिप्शन देना है, फिर मुझे कोरिलेशन देना है जजमेंट और केस स्टडी का। तो वो फिक्स था मेरा कि ऐसे प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। एंड में और वो शायद मुझे ना सर्विस टैक्स में भी हमने उसी तरीके से वो सब आंसर्स को प्रेजेंट किए थे टुवर्ड्स द एंड। आई थिंक ये जो केस लॉ प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने उमेश ने बताई है कि प्रेजेंटेशन। बट अच्छा, ये आप पहले से डिसाइड किए थे कि केस लॉस को ऐसे ही करेंगे या कुछ और था आपके दिमाग में कि ऐसी जैसे आपने स्ट्रक्चर तैयार किया था ऐसे पहले से डिसाइड कर? हाँ, ये मैंने पहले से डिसाइड किया। मैं कभी भी कुछ भी चीज़ जो होती है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो गया तो मेरा प्रेजेंटेशन पहले से डिसाइड था। मैं ब्लैंक नहीं जाता था एग्जाम में, क्योंकि प्रेजेंटेशन ब्लैंक नहीं जाते थे एग्जामिनेशन में। कितना इंपॉर्टेंट बात कही है। क्योंकि वहाँ पे मुझे वो सोचने नॉर्मली होता है, ये फीलिंग आती है कि मुझे स्टार्ट कैसे करना है, मुझे पता है, फिर भी स्टार्ट कुछ सोचते हैं कि स्टार्ट कर दिया तो मैं फिर आगे ले लूँगा। तो वो स्टार्ट मुझे पता था कि मुझे प्रोविज़न से ही स्टार्ट करना है, तो मैं वैसे ही लिख देता कि सेक्शन 78(2) सेज दैट। तो वो मैंने उसी से स्टार्ट कर दिया, मुझे पता था। अभी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो आ गए, जैसे पीजीपी का आ गया, तो मैंने उसमें डिसाइड किया था कि मुझे टेबल से आंसर देना है, ऐड स्टार्टिंग में ऐसे करना है, नेट प्रॉफिट लेके ऐड करना है, फिर लेसेस करना है, और फिर वर्किंग नोट का साथ में रेफरेंस देना है, और पीछे वर्किंग नोट एक एक डालो, तो वो अलग ही इम्प्रेशन डालता है, बजाय उसके कि वर्किंग नोट भी उसके जस्ट नीचे ही लिख दिया और फिर उसमें डिस्क्राइब कर रहे तो वो पूरा मैसअप हो जाता है। नहीं, वो तो मेरे हिसाब से ये चीज़ भी है। अगर हैंडराइटिंग आप अपनी प्रैक्टिस पहले से देखो, ऐसे सोच के रखा है, ये सब देखो स्टूडेंट्स इन्होंने जैसे सोचा वैसे उन्होंने प्रैक्टिस भी की होगी। वो आपने जैसे आपने ये सोचा कि जैसे एग्जामिनेशन में लिखूंगा, वैसे आपने प्रैक्टिस भी की होगी उसकी। वो थिंग्स यू हैव डन द प्रैक्टिस। हाँ, वो अभी इसका है तो इसका मैंने एक अलग से रखी थी एक बुक, तो उसी में मैं पॉइंट्स याद करता था और कुछ अंदर का एक दो लाइन लिखता था उसके अंदर। ये आ गया कॉस्टिंग के अंदर, तो मैं नॉर्मली पीएम लिया और फिर वहीं पे चालू हो जाते हैं कि कैलकुलेटर लेके, तो मैं कुछ क्वेश्चन करता था रफली में, और रफ प्रेजेंटेशन पूरी वैसे करता था कि एग्ज़ाम में मुझे कैसे करनी है। तो वो मेरी हैबिट भी बन गई थी कि एग्ज़ाम लीव में कि कैसे मुझे प्रेजेंट करना है, तो वहाँ पे मेरा फिर वैसी ही प्रेजेंटेशन आती थी जैसी मैंने सोच रखी थी पहले। देखो स्टूडेंट्स, ये तो खुद से कर रहे हैं। यही चीज़ मैं वही बता रहा हूँ कि अब रेगुलर बैच में जो वॉट एवर द लास्ट 1 month दैट वी हैव, अपकमिंग कैप्सूल बैचेस में एक प्रेजेंटेशन ओरिएंटेशन के लिए हम लोग एक हफ्ते में एक स्मॉल टेस्ट लेते रहेंगे, जिसकी आंसर हो, ये टेस्ट के क्वेश्चंस ऐसे बनाया जाएगा जो आपको एग्जामिनेशन में जैसा मिलता है, और उसका पर्पस वही है कि अगर केस स्टडी होगा तो आप अपना हिसाब से कैसे लिख रहे हैं, उसमें आपको इम्प्रोवाइज क्या करना है। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप इंटीग्रल बना के चले कि जब तक ये सुधरेगा नहीं, सीए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। तो इस चीज़ पे हम अब स्पेसिफिकली और काफ़ी अहमियत देंगे, नोइंग द फैक्ट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यही मुझे बोलते हैं कि पेपर अच्छा गया, पता नहीं फेल हुए तो क्यों हुए। ये सिचुएशन बहुत स्टूडेंट्स का रहता है हमेश की, दे ऑल से ओनली सेम थिंग, पेपर अच्छा गया है लेकिन पास नहीं हो रहे, तो फिर क्यों नहीं हो रहे, उसका उनको ये नहीं है। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि प्रेजेंटेशन, मैं बताता हूँ प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, उसके बिना वो सीए बनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपके पास तो दुर्गेश सर जैसे हैं, आपको अगर कुछ प्रेजेंटेशन नहीं समझ में आ रही किसी की, तो आप सर को अपना आंसर जो है वो भेज भी सकते हैं और सर बता भी सकते कि इम्प्रूवमेंट कहाँ है। और नॉर्मली फिर टीचर अपने पास रहते नहीं है कि वो हमें बताए कि हमारा लूप होल कहाँ हो रहा है, हमारी कहाँ वीकनेस है प्रेजेंटेशन में। तो मैं यही गाइड करूँगा कि जो अपॉर्चुनिटी है उसे अच्छी तरह से यूज़ करें। तो ये स्टूडेंट्स ये चीज़ें अब लास्ट में है, ये तो चलो आपने पूरे एग्जाम से आपके
रिजल्ट के दिन और कैसे देखा वो मोमेंट, क्या था, पेरेंट्स तक कम्युनिकेट हुई तो क्या माहौल था वो दिन भी थोड़ा बताएं। रिजल्ट का तो नवंबर 16 जिन्होंने चेक किए रिजल्ट, हमारे रिजल्ट आए नहीं थे। 2 o'clock का टाइमिंग था और 1:30 बजे से मैं लगा हुआ था। मैंने सोचा रिजल्ट आ जाएगा, चेक करेंगे। कहाँ थे, जोधपुर में थे? हाँ, जोधपुर में था घर पे। तो रिजल्ट आया नहीं, 3:30 बज गई थी, रिजल्ट आया ही नहीं। वो साइट ही क्रैश हो गई आईसीआई की। इस बार नई भी साइट कोई लाया थे तो हमने सोचा कि अच्छी होगी, इस बार भी साइट क्रैश हो गई। तो फिर आईसीआई ने एक नोटिफिकेशन दिया था, एक गजेटेड में आया था, उसके अंदर मेरा नाम लिखा। पहले तो सर्च ही नहीं हुआ, तो वो बहुत बड़ी लिस्ट होती है, उसके अंदर पूरे इंडिया बेस पे जितने भी सीए होते हैं, सीए बोथ ग्रुप या फर्स्ट ग्रुप, वो लिस्ट थी। तो उसके अंदर मेरा नाम ही नहीं आया, सर्च किया और मेरा नाम यू से आता है, तो एकदम एंड में था, तो सर्च भी नहीं हुआ। तो मैंने सोचा और रह गए अपन। तो उसके बाद वो टाइम लिया सर्च होने में और फिर बाद में पता चला हाँ बोथ ग्रुप क्लियर हो गया। फिर मेरे मामा का कॉल आया था कि उन्होंने बोला 496 मार्क्स, और रैंक का तो एक्चुअली मैंने देखा ही नहीं था। मैं वही देखा था जो फेसबुक में when you actually कांटेक्ट किए थे, when you actually put me across it, तो ऐसा था कि रात को, आधी रात को ये कुछ आपको पता शायद लगा रहे कि वो गॉट अ रैंक। मैंने रिजल्ट देखा और मैं रैंक का मैंने प्रिपरेशन भी नहीं की थी, मैंने बेस्ट के लिए प्रिपरेशन की थी हमेशा। तो मार्क्स आए, मामा ने बताया, मैं खुश हो गया। मैंने कहा अच्छा ये तो बढ़िया है मार्क्स, क्योंकि मेरे उतने पेपर अच्छे नहीं गए थे जितनी मैंने प्रिपरेशन की थी। कुछ जगह पे मैं एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक कर दी थी मैंने, क्योंकि उन चीज़ों के लिए मैं रेडी शायद नहीं था या फिर गलती कर दी थी। तो मैं ठीक था, मैं सोच रहा था कि पास करवा दो। तो रिजल्ट आया 496 मार्क्स, तो मैं था ठीक है चलो, खुश हो गए। घर में एकदम हैप्पीनेस हो गई थी, तो पापा भी आ गए थे। फिर मेरे एक फ्रेंड ने बोला मुझे कि तेरे मार्क्स तो बहुत बढ़िया है, रैंक देख ले। तो मैंने रिजल्ट मैंने 3:30-4 बजे देखा और मैंने रैंक का देखा 7 बजे शाम को। फिर मुझे पता चला 29th रैंक है, तो मैंने वापस 1-2 बार चेक किया, तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा 29th रैंक आई है मेरी। बोलते ना मेनी थिंग्स इन लाइफ हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम, और द फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ चीज़ होता है, समथिंग एक्सेप्शनल, समथिंग फेनोमेनल, एक अलग ही अनुभव रहता है। ये दिन उमेश आप अपने पूरे लाइफ में याद रखोगे कि केस वो पूरा डे कैसा निकला आपका, 7 बजे ये चीज़, और फिर रैंक के बाद तो एक्साइटमेंट तो जोधपुर में अल्टीमेटली आग लग गई होगी। रैंक के बाद मेरी रैंक आई और फिर मैंने पापा को बताया सबसे पहले, पापा मेरी रैंक है। तो पापा ने बोला सही में? तो जितना मतलब मैं डाउट में था कि मेरी रैंक आई है, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन बेस्ट के लिए की थी, क्योंकि हमेशा होता है कि हम कैपेबिलिटीज़ जो अपनी होती है वो पता ही नहीं होती है। तो मैंने ये सोचा था कि हाँ सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स से हो जाऊंगा, बट मैंने रैंक के लिए प्रिपरेशन नहीं की। अगर मुझे ये पहले से पता होता कि हाँ मैं कर सकता हूँ या और अच्छा कर सकता हूँ, तो शायद मेरी और अच्छी रैंक होती। तो मैंने पापा से बोला था उस टाइम कि पापा रैंक आई है, तो पापा तो हाथों हाथ पापा ने चेयरमैन को कॉल किया, जोधपुर के जो चेयरमैन है। तो उन्होंने कहा हाँ जोधपुर से एक रैंक है। तो फिर मैं श्योर हो गया, मैंने कहा कि अच्छा मेरी रैंक आई। तो मम्मी से क्या, मम्मी का रिएक्शन? वो तो एकदम शॉकिंग थे। अच्छा। क्योंकि मैंने ये एक्चुअली सीए मेरे पेरेंट्स के लिए किया है, तो उनका ड्रीम था सीए करना था, तो फिर मुझे भी पसंद था। मैंने कहा कि सीए पसंद है। 10th में एक चैप्टर था, तो उसके अंदर जनरल एंट्रीज आती थी। सोशल साइंस में था एक चैप्टर, तो वहाँ से मुझे लगा कि जनरल एंट्री पसंद है। तो 5 मार्क्स का चैप्टर था, 5 to 8 मार्क्स का। तो फिर वहाँ से फिर इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर मज़ा आया कि हाँ सीए अच्छा है। तो फिर वो, और पापा मम्मी का भी ड्रीम था, तो वो तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट हो गई रैंक आने के बाद। ये तो है, इनफैक्ट ये तो था ना कि आई वाज माई सेल्फ, पता चला था कि आपका पूरा ये चीज़ है, तो पूरे का पूरा एक ड्रीम चला था अपने दिन का। उस समय की बात होती है कि आपका वैसे दिस इज समथिंग स्टूडेंट्स, अब इन्होंने कर दिया, अब द बैटन इज नाउ पास्ड ऑन यू, अब आप लोग की बारी है। कुछ ऐसा करो कि ऊपर वाला भी अल्टीमेटली बोल दे शाबाश। तो स्टूडेंट्स, उमेश थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट विद दिस तुम बात कर रहे थे, आई वाज वेरी नॉस्टैल्जिक। अब मैं अभी ऐसे तो एक्सटेम्पोरी बात कर रहा हूँ, तुमसे तो ऐसा कुछ फॉर्मल प्रिपरेशन तो था नहीं, बट द फैक्ट दैट यू आर रैंक होल्डर इतने यंग एज में हो, तो देयर इज समथिंग विच आई थिंक आई शुड गिव इट टू यू एट दिस स्टेज। एक होगा कि वो सब स्टूडेंट्स बोलते हैं सर चश्मा दे दो, बहुत यहाँ से जब लाइव लेक्चर लेता हूँ घड़ी दे दो,
और शर्ट दे दो, चंडीगढ़ वालों ने शर्ट तक मांग ली थी। तो मैं एक चीज़ अभी जो दूंगा, तो अभी मैं आउटराइटली वो मेरी फर्स्ट बुक जो मेरे हाथ में लगी थी, सो वैल्यूबल फॉर मी, जो मैं भारत लॉ से जो प्रिंट हुआ है, आई विल गिव यू दैट बुक हियर इन, सो दैट दिस वाज माय फर्स्ट बुकलेट, और ये मेरी बुक थी, मेरी कॉपी थी। आई वाज गोइंग थ्रू दिस थिंग, तो बीइंग एन ऑथर I will give you one of my most memorable possession. So I think all the best Umesh to you करियर में, जो भी करना लाइफ में, थैंक आगे यू, बढ़ना। थैंक यू सो मच। और Really done proud. ये मेरे बहुत हेल्प करेगी इंटरव्यू में। और मैंने ये बुक भी देखी थी, और इसके अंदर जो आपको मिलेगा वो ऑल इन वन है, और हमें सर एक्चुअली ऐसी बुक मिली नहीं थी। ये आप लोग के लिए नहीं था, ये हाँ। काफी इसमें था। इनफैक्ट मैंने उमेश को ये गाइडेंस भी दिया है फॉर इंटरनेशनल टैक्सेशन में थोड़ा इनका मन भी है, और भी मैंने उनको बोला कि अभी इतने अभी ये हुए 19 ईयर्स है, स्टिल ही हैज़ गॉट माइल्स एज है, और ये काफ़ी है, बट नेवरदलेस ही हैज़ शोन हिज बिट ऑफ इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल टैक्सेशन, सो आई विल ट्राई टू इंश्योर दैट ही वर्क्स क्लोजली विद मी ऑन सर्टन थिंग्स। उमेश, रियली हैट्स ऑफ वॉट एवर द थिंग्स दैट यू हैव डन सो फार। तुम्हारी जर्नी स्टार्ट से लेके यहाँ तक अपने आप में कहानी है, एक लाइफ आपने एक पूरा जी लिया है। बट एक चीज़ बस ध्यान रखना, ये अब जो आपने किया है, ये आपने रैंक लाया है, बहुत बढ़िया है, बट आने वाले अपने प्रोफेशनल लाइफ में यू हैव टू प्रूव टू बी अ रैंक होल्डर इन वॉट एवर यू डू। ये लीगेसी आपको एक प्लेटफॉर्म दे देगी, लेकिन जब आपको प्लेटफॉर्म मिल जाए, हमेशा ध्यान रखना, एवरी डे यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ टू बी अ रैंक होल्डर। ये मेरे बॉस थे प्रणव सहिता, ही वॉज ऑल इंडिया 1, लेकिन मैं EY में, तो वहाँ पे देखता था कि एवरी डे वो ऑल इंडिया 1 उस ज़माने में हो रहेंगे, लेकिन हर दिन उनका ऑल इंडिया 1 जैसा काम रहता था। सो आई यूज्ड टू ऑलवेज फील मोटिवेटेड। दिस इज वन एडवाइस विच आई विल गिव यू, रैंक विल गिव यू दैट प्लेटफॉर्म, बट फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स you have to prove yourself to be a rank holder in every pursuit that you are going to do. Okay, so thank you all of you for this patient listening. Hopefully ये जो वीडियो बनी है आप लोग के लिए, इसमें से बहुत लोगों का एक माइंडसेट चेंज होगा, थोड़ी सी चेयर हो जाओगे, और अगर ये जहाँ पे पहुँच रही है, अगर आप पे इसमें एक नई इम्प्रूवमेंट अल्टीमेटली करने को आपको मिलता है, एंड यू सक्सीड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, देन दिस टाइम एंड द गाइडेंस विच उमेश हैज़ गिवन was all worth it. Thank you, Umesh. Thank you. All the best. Thank you. Thank you. Thank you.